सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इस वक्त बजट के हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना गुफ्तगू कर रहे हैं। शिकवार इस वक्त मंजूरी दी जा रही है, इसके बाद सेनेट में मामला जाएंगे। लेकिन इस बजट को लेकर बहुत से सवाल ऐसे हैं कि जो हुकूमत कहती है ये आवाम की रिलीफ का बजट है, अपोजिशन कहती है ये आवाम की तकलीफ़ का बजट है। लेकिन इस बजट से जुड़ी हुई कुछ ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं जिसके बाद सोचा जाए कि हैसियत पाकिस्तानी और पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी शहरी, ये तमाम लोग कहाँ हैं जब एक लंबी चौड़ी फहरिस्त टैक्स के हवाले से सामने आ रही है। टैक्स के हवाले से बात की गई कि जो सरकारी मुलाजमीन पर टैक्स थे उनको ख़त्म करने की बात हो रही है। SMS कॉल्स, इंटरनेट पर टैक्स थे, उसके हवाले से भी आज वज़ीर ख़जाना ने कुछ तफसीलात दे दी हैं। दूध, डेयरी मसनूआत पर, आटे पर जो मज़ीद और चोकर पर जो टैक्स के मामलात है उससे फ्लोर मिल्स मालिकान जो हैं वो हड़ताल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने हड़ताल करने के लिए आज बाकायदा तौर पर कह दिया है। अब ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिसमें हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं। लेकिन मेरे पास जो ख़बर है वो ख़बर आपको देंगे और उसके बाद अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। वो ये है कि वज़ीर ख़जाना बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ अफराद की प्रोफाइल आ गई है कि ये टैक्स नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ ऐसे अफराद हैं जो पैसे कमा रहे हैं लेकिन वो इस पर टैक्स नहीं देते। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वजह तो ये नज़र आती है कि टैक्स पेयर जो लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात होती हैं। FBR में कभी गिरफ्तारियों के, कभी नोटिस के, जिसे हरासगी का एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करें वो है। और जो इसलिए बाकी लोग जो है वो FBR से और टैक्स देने से कतरा रहे होते हैं क्योंकि इतना पेचीदा निज़ाम है और इतना डरावना निज़ाम है जिससे लोग जो है वो कन्नी कतरा कर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन 1.5 करोड़ अफराद अगर टैक्स नेट में नहीं आएंगे, टैक्स नहीं देंगे तो फिर निज़ाम हुकूमत तो नहीं चल सकता। इसीलिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह ही, तरक्की पजीर ममालिक की तरह ही कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का मामला है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत हो या चाहे माचिस की डिबिया हो, हम किसी न किसी तरह से टैक्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, इकोनॉमिस्ट है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। सर, आपसे इस सूरत पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब ने, मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, क्योंकि आटे के मामलात पर, चोकर के मामलात पर पिछले दिनों से बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं उससे बहुत मुश्किल हो जाएगा और जो क्रशिंग का अमल वो ख़त्म कर रहे हैं, मिलें बंद करने की बात हो रही है, उनसे भी बात होगी। लेकिन खुर्रम शहजाद साहब आपसे आगाज़ करते हैं। खुर्रम साहब, ये जो बड़ी लंबी चौड़ी एक फहरिस्त है, 1.5 के हक में ऑयल टैंकर एसोसिएशन कल से हड़ताल में है। इनकम टैक्स विद होल्डिंग एजेंट रेट में खुर्रम शहजाद साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सर ये 1.5 करोड़ अफराद की प्रोफाइल वज़ीर ख़जाना बता रहे हैं कि वो आगे को टैक्स नहीं दे रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद है, तो ये अब आसान काम होगा, थर्ड पार्टी जो है वो कर लेगी कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए कायल कर पाए, जो थर्ड पार्टी की बात हो रही है कि विलिंगनेस हो तो क्या नहीं हो सकता, और आपके पास एक प्लान हो, एक एक्शन प्लान हो तो क्या नहीं हो सकता। सब कुछ पॉसिबल है। और हमारी इकॉनमी में टैक्स पेयर की तादाद भी देखिए आपने कि बड़ी है और लास्ट 2 ईयर्स में भी बड़ी है, पहले पिछले 5-8 साल में नीचे भी आई थी। बट थर्ड पार्टी अगर ऑडिट होता है, एक तो इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, ये सब इंश्योर किया जाए। और ऑफकोर्स थर्ड पार्टी के थ्रू हो भी सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी रिलेटिवली ऑफकोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और एक प्रोजेक्ट के हिसाब से वो काम कर रही होती है। कुछ है वो डबल हो रही है शायद आपसे। मैं आपसे बात करते हैं, चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब से बात करते हैं। चौधरी साहब, ये अब आज कह तो रहे हैं वज़ीर ख़जाना कि ये टैक्स जो है वो वापस ले रहे हैं, तो अब क्या फ़ैसला आपकी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है वो कर रही है इस मुतालिक? सर जी बिल्कुल, जैसे वज़ीर ख़जाना ने आज इसकी वज़ाहत दे दी है, तो हमारी लाहौर ऑफिस में इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें उम्मीद है कि हमारे मुतालबात जो वज़ीर ख़जाना ने हल कर दिए हैं
हम हड़ताल कॉल ऑफ कर देंगे शाम तक। सही, इसकी क्लैरिफिकेशन जैसे ही आ जाती है हमारे पास। ठीक। तो क्या आपके मुतालिबात जो थे वो किस मुतालिक थे, थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा। और हुकूमत ने अचानक ये मामलात बजट के अंदर ये टैक्सेस की सूरत में लगाए थे या पहले से ऐसी कुछ चीज़ें चल रही थी? बात ये है कि आटे के ऊपर जो है हमेशा बड़ा मिनिमम टैक्स होता है, और हमारे यहाँ नहीं, दुनिया में भी ऐसे होता है। टर्नओवर टैक्स 0.25% आटे के ऊपर जी बहुत सालों से और हमेशा से। इस गवर्नमेंट ने आगे उसको 1.25 कर दिया, जो एक बहुत बड़ा इजाफा है। इसके अलावा हमारा एक वीट ब्रांड होता है जो कैटल फीड में यूज होता है, जी जी, उसके ऊपर 17% GST इन्होंने ऐड कर दिया। बहुत बड़ा इजाफा हो गया था, बहुत ही ह्यूज एक इजाफा हो गया था। इससे 90 रुपए के करीब 20 kg के बैग पे इजाफा मुतवक्को था अगर ये टैक्स गवर्नमेंट कम ना करती तो, यानी 5 रुपए किलो के करीब आटा मजीद महंगा हो जाता। सही, इसलिए हमने ये स्ट्राइक की है अवाम के मफाद में भी, और गवर्नमेंट को बावर कराया है, और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मैं समझता हूँ कि एक्सेप्ट कर लिया है। जब ये लाइव स्टॉक भी और जो दूसरा आटा है उन दोनों के लिए जो खुराक की आप बात करें। लेकिन सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आमिर साहब, ये पिछले दिनों में हमने पिछले 2-2.5 साल में देखा है कि आटे की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इतना इजाफा गंदम की कीमत में किसान तक तो नहीं आया, तो लेकिन ये आटे की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफे की वजूहात क्या थी? आप लोगों ने इतना कीमतें क्यों बढ़ाई आटे की, चाहे वो चक्की आटा या फाइन आटा या मैदा है, इन चीज़ों की कीमतों में? सर तो आपने बजा फरमाया, ऐसा है कि 2019 में आटे का रेट 35 रुपए किलो हुआ करता था। ये तकरीबन 5 से 6 साल तक एक ही रेट चला, 30 से 35 रुपए किलो के दरमियान आटा होता था 2019 से अप्रैल तक। जी हाँ। 2019 में जो है वेदर कंडीशन हमारे मुल्क में तो चेंज हुई है। हमारी क्रॉप का जो टाइम होता है वो मार्च और अप्रैल के दरमियान होता है, जो हार्वेस्टिंग होती है। उसमें बारिशों का कुछ स्पेन ऐसा आ गया कि हमारी फसल जो है डैमेज हो गई 2019 में भी, और हमें पता लग गया था अगस्त तक कि हमारी फसल शॉर्ट है। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे जी। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप वीट को फौरी तौर पे वीट इंपोर्ट कर लें, हमारे मुल्क में शॉर्टेज का जो है ना एक सिनेरियो नजर आ रहा है। लेकिन हमारी बात पे दूसरे लफ्जों में कान ना धरा गया, और वहां से शॉर्टेज शुरू हो गई। और फिर 2020 में भी सेम कंडीशन हुई है, बारिशों की वजह से फसल फिर शॉर्ट हुई। फिर गवर्नमेंट ने सितंबर में इनिशिएट लिया है 2020 में इंपोर्ट का, और तकरीबन 4 मिलियन टन के करीब वीट। उसकी वजह से हमारा रेट 35 रुपए किलो से आटे का तकरीबन 60 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया जी। तो अभी इस बार तो हुकूमत कह रही, इस बार तो जो सब हुकूमत कह रही है रिकॉर्ड क्रॉप हुई है गंदम के हवाले से, तो क्या ये वापस 35 तक आने की कोई उम्मीद हो सकती है? नहीं सर, अब नहीं हो सकती। अभी बात ये है कि 1300 रुपए मन प्रोक्योरमेंट प्राइस थी 2019 में जी। अब गवर्नमेंट ने प्राइस कर दी है 2000 रुपए मन, तकरीबन 1500 रुपए पर बैग प्रोक्योरमेंट प्राइस भी ऐड हो गई है। और एक बोरी जो है गंदम की 5000 रुपए में गवर्नमेंट के परचेज में आ रही है, और ओपन मार्केट में 5400 रुपए की है गंदम। सही। अब पुराने प्राइस तो किसी सूरत में नहीं आ सकते हैं वापस। जो कंडीशन चल रही है इसको मेंटेन किया जा सकता है। ठीक, ये मेंटेन हो सकती है लेकिन वापस वो नहीं आ सकती। ठीक है, चलो सब हमारे साथ ही रहेगा। जी जी जी। खुरम शहजाद साहब से हम दोबारा से बात करें। खुरम साहब, ये एक जानिब तो ये मामलात है खाने पीने की अशिया, उसके टैक्स हैं, टैक्स को वापस लेने की बात हो रही है। वज़ीर ख़जाना ने आज असम्बली में भी ये बात की है। लेकिन सर मेरे पास जो ये एक फ़िगर वज़ीर ख़जाना ने जो बोला ये बड़ा हैरानकुन है। 1.5 करोड़ अफराद सर, उसमें SMEs भी हैं, छोटे दुकानदार भी लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन टैक्सेस शायद नहीं दे रहे हैं। तो ये कैसे फिर इनको टैक्स नेट में लाया जाए, क्योंकि जितने लोग टैक्स दे रहे हैं ये उससे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा तादाद है। जी बिल्कुल, देखिए टैक्स पेयर्स तो हमारे यहाँ हैं, और वो कहते हैं ना कि टैक्स पेयर्स जो टैक्स दे सकते हैं वो कितने इंडिविजुअल्स हैं। तो देखिए आपकी आबादी इस वक्त 22 करोड़ है। आबादी में अगर आप यंगस्टर्स यानी कि लेट से आप 13-15 साल वाले निकाल दें, और आप बूढ़े बुजुर्ग निकाल दें, और कुछ और ऐसे सेगमेंट्स इनको निकाल दें, तो एक एज पर सर्टेन एस्टिमेट्स आपके पास कम से कम
जो है वो करोड़ अफराद तो ऐसे होने चाहिए जो टैक्स दे सकते हैं, और अभी आपके पास मैक्सिमम 27 लाख जो है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स पेयर्स हैं। तो करोड़ जो है वो जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखें, आपके सामने है अभी एग्रीकल्चर साइड आपके यहाँ हार्डली 1% ऑफ जीडीपी भी टैक्स नहीं, 0.4-0.3% ऑफ जीडीपी टैक्स देती है। 3-4 अरब का टैक्स इकट्ठा होता है। एग्रीकल्चर का हिस्सा पूरी इकॉनमी में तकरीबन कोई 19% है। इसी तरह अगर आप सर्विसेज देखें तो 61% हिस्सा सर्विसेज का, रिटेल एंड ट्रेड और ये सारा आप मिलाएं, 61% हिस्सा जो है वो इकॉनमी में है। लेकिन वो जो टैक्स देते हैं वो रफली कोई 22-23% देते हैं पूरी इकॉनमी को। उसमें भी ज़्यादातर ये बैंक्स वगैरह हैं, ये ज़्यादा टैक्स देते हैं, और ये अनडॉक्यूमेंटेड एरिया सर्विस में बहुत ज़्यादा है। और तीसरा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग का वेट तकरीबन 19% है पूरी इकॉनमी में। और जो टैक्स का बर्डन है, टैक्स का बर्डन आपका 60%, 65% है तकरीबन। तो ये जो डिसबैलेंस है, इसको भी हमें सीधा करना है। फिर उसके अलावा अगर आप देखें सर्विसेज में, डॉक्टर्स ले लें, पर्सनल क्लिनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, आर्किटेक्ट्स ले लें, डिज़ाइनर्स ले लें, ब्यूटी पार्लर्स ले लें, मतलब यू नेम इट। कितने प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल्स हैं जो अच्छे बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी एक सर्टेन लेवल की इनकम है पूरे महीने की, पूरे साल की, पर वो टैक्स नेट में नहीं है। तो ऐसा क्यों है? मतलब ये तो देखें, बात ये है ना कि अभी मैं निकल जाऊँ अनारकली बाज़ार या यहाँ जोड़िया बाज़ार निकल जाऊँ, कि अब मेन मार्केट्स में चला जाऊँ, और वैसे ही आप एक सर्वे कर लें, जो दुकानदार हैं वो रोज़ का मेरे ख्याल में कोई दुकानदार तो 2-2 करोड़ रुपए का जो है वो बिज़नेस कर रहे होते हैं रोज़। टैक्स में उनकी ज़ीरो जो है वो कंट्रीब्यूशन। तो देखें, हमें काम ये करना है कि टैक्स में लाने के लिए, अब पहले तो मैंने ये बता दिया कि टैक्स हो किस तरह से सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टैक्स नहीं दे रहे, सारे डॉक्टर्स टैक्स नहीं दे रहे, सारे आर्किटेक्ट्स टैक्स नहीं दे रहे, सारे डिज़ाइनर्स, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ी एक मेजॉरिटी है जो कि टैक्स नेट में आ सकती है। इनके लिए छोटा टैक्स लगा दें आप, मिसाल के तौर पर 1%, 1.5%, जस्ट टू गेट देम इनटू द नेट। एक बार तब आ जाएं, उसके बाद आप उनको इंसेंटिवाइज करें पहले कि जी आप ज़्यादा कमाएंगे तो आप टैक्स दें, सिर्फ टैक्स दे के आप नहीं कमा सकते, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि आप टैक्स का देखें, ये हमेशा हम भूल जाते हैं, जब भी टैक्स का बदला आपको नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड जिसे कहते हैं, इस सूरत में एक आम आदमी से आप पूछे ना कि आप टैक्स देंगे, वो कहेगा मैं क्यों टैक्स दूँ। हालांकि उसको ये होना चाहिए कि आप इसलिए टैक्स देंगे कि आपके यहाँ हेल्थ आपको मिलेगी, जो बेसिक राइट है आपका, एजुकेशन आपको मिलेगी, बेसिक राइट, सिक्योरिटी मिलेगी, छत मिलेगी, फूड मिलेगा, फूड सिक्योरिटी से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर सारे बेसिक राइट्स आपको मिलेंगे, आपको एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखें, अगर गवर्नमेंट या जो भी आपके साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है, अगर आप उसको टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में टैक्स दे रही है ना गवर्नमेंट। देखें, एक आम आदमी इनडायरेक्ट फॉर्म में तो टैक्स दे रहा है ना, मैं आप सारे सेल्स टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, और सैलरी क्लास तो बेचारी जो है वो एट सोर्स टैक्स देती है, उनके ऊपर पेंशन पे टैक्स लगा दिया, प्रोविडेंट फंड पे टैक्स लगा दिया है। इसको हमें ठीक करना है, इसको भी वापस ले जाए। तो प्रोविडेंट फंड पे अगर 5 साल किसी को हो गए, 8 साल हो गए, उसने रिटायर होना 20 साल में या 25 साल में जाके, आज आपने उसको टैक्स कर दिया, और पिछली सारी सेविंग्स जो टैक्स होके आई हैं उस पर फिर दोबारा टैक्स लगा दिया आपने। तो ये गलत तरीके, इससे जो टैक्स पेयर होता है वो डिमोटिवेट होता है। प्लीज़ इस चीज़ को हमें एड्रेस करना है कि इंसेंटिवाइज कैसे किया जाए, कैसे टैक्स नेट में उनको प्यार से लाया जाए और उनको कहा जाए कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जब आप फ़ायदा देंगे ना, वो कहते हैं ना, सिर्फ एग्जाम्पल्स क्रिएट करें 4-5, आप देखिएगा सारे लाइन लगाएंगे, कहेंगे जी हमसे, आप देखें यूरोपियन इकोनॉमी में 70% टैक्स होता है। ये जो थर्ड पार्टी वाला जो काम किया जा रहा है, पहले भी आप ज़्यादा क्लियर कर सकेंगे, मुझे याद पड़ता है शायद जनरल मुशर्रफ के दौर में भी ये थर्ड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था। क्या इससे क्या बेनिफिट हो सकता है कि लोगों को कायल करके टैक्स नेट में लाया जा सके? नहीं, देखें, ये तो इससे कायल कैसे किया जा सकता? थर्ड पार्टी तो ऑडिट है ना। अच्छा, थर्ड पार्टी तो ये है कि ऑडिट है, वो थर्ड पार्टी ये है कि जी आपको FBR या जो रेलेवेंट पार्टी जो वो कहते हैं ना कि जी पार्टी जो है इस खास मैटर में जो पार्टी बन रहे हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट पार्टी आके आपको ऑडिट करेगी, जो आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगी। वो ये कहेगी कि जी आपको ये गलत हुआ, ये ठीक हुआ, इसकी पेनल्टी ये नहीं है, ये आपको ठीक करना है। उससे ये होगा कि लोग ठीक तो होंगे, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं वो भी ठीक होंगे, और जो नहीं है वो भी कहेंगे जी हम टैक्स नेट में आते हैं, अल्लाह न करे कल को हम पे भी आ सकता है। ये प्यूनिटिव तरीका है, लेकिन ये भी करना है, ये प्यूनिटिव तरीका है, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो कंस्ट्रक्टिव तरीके की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप किसी को इंसेंटिवाइज करके टैक्स में लेकर आएँ, आप उसको वहीं पर इंसेंटिव दें। देखिए, रिफंड्स नहीं मिलेंगे, मुझे अपनी सिक्योरिटी का खुद करना है, अपने बच्चों की सिक्योरिटी का खुद करना है, अपनी फैमिली की हेल्थ का खुद करना है, एजुकेशन का खुद करना है, तो मैं टैक्स क्यों दूँ? मतलब कहने का मतलब देयर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी कि मैं पैसे अगर दे रहा हूँ तो मुझे उसका रिटर्न मिले। आप देखें, आप आहिस्ता आहिस्ता करके आप डिलीवर करना शुरू करेंगे, आप देखिएगा
कि इकोनॉमी में हर कोई टैक्स, मैं देखें एक एग्जांपल मैं कोट करूँ, प्लीज़ मुझे वो बात करने दें। देखें एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात कर लेता हूँ या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लेता हूँ, डेवलप इकोनॉमीज़ की बात करता हूँ। वहाँ पे 70% टैक्स क्यों लोग दे देते हैं और छू भी नहीं करते लोग? वो इसलिए दे देते हैं, उनको पता है कि भाई जब हमारे पास जॉब नहीं होगी हमें कोई मसला नहीं होगा, जब हमें खाने को नहीं होगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब हमारे बच्चे मुफ्त के स्कूलों में जाएंगे और हाई क्वालिटी एजुकेशन लेंगे और एक तरह की सबको एजुकेशन मिलेगी, कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी, तो क्यों नहीं मैं 70% भी टैक्स दूंगा? तो इकोनॉमी में आप जजा और सजा की चीज़ दोनों लेकर आए, आप देखिएगा हर चीज़ आपकी सीधी हो जाएगी। सही, बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने जो बात की है। बहुत शुक्रिया चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब और खुर्रम शहजाद साहब। इंसेंटिव जो है खुर्रम शहजाद साहब कह रहे हैं वो होगा तो लोग टैक्स में भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में हम देखते हैं 50 से 70% लोग टैक्स इसलिए देते हैं कि हुकूमत जो है हर चीज़ की सिक्योरिटी उनकी वो ले रही है। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती टैक्स का मामला होगा तो शायद कुछ भी ना हो। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कोविड की सूरत हाल जो बेहतर हो रही है उसके पीछे क्या सिर्फ वैक्सीनेशन का अमल है या कुछ और मामलात हैं, और खुदा न खास्ता किसी नई लहर के इम्कानात तो नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा खामोशी हो जाए तो किसी तूफ़ान का पेशखामा भी होता है। पहली और दूसरी लहर में भी ये कुछ हुआ था। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कोविड की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमें याद है कि पिछले साल में इन्हीं दिनों में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी, एहतियात की बात हो रही थी और जो मरीज़ों की तादाद है उसमें भी इजाफा हुआ, लेकिन अब की बार सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ नज़र आ रही है। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में अभी 2 करोड़ लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं लगी है, लेकिन उसके बावजूद मामला ये है कि केसेस में कमी आ रही है, सूरत हाल बेहतर हो रही है। रफ्ता रफ्ता जो सेक्टर्स हैं वो खोले जा रहे हैं। अब तो स्कूल्स जो हैं वो भी खोल दिए गए, जो जिनकी बारी शायद सबसे आखिर में रखी गई। लेकिन ये क्या वजूहात हैं इससे? अब कोविड जो है क्या हम यूज़ टू हो रहे हैं या फिर कोविड की जो सूरत हाल है वो कदरे बेहतर हो रही है? वैक्सीनेशन की वजह से ये मामलात कुछ और हैं। हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सईद खान साहब, प्रोफेसर डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आप प्रोग्रामों में हिस्सा रहे हैं जब से ये कोविड की सूरत हाल पिछले मार्च से शुरू हुई थी और अब हम तकरीबन 1.25 साल के बाद तक इन चीज़ों को देख रहे हैं। अब ये बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आया। अब जो रेशो है वो बड़े शहरों में ज़्यादा होती थी, वहाँ भी अब कदरे कम हो रही है। एक तो वैक्सीनेशन का अमल है वो चल रहा है, लेकिन एहतियात नहीं हुई उस तरह से। हम आज भी देखते हैं बाज़ारों में वो जो मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग उस तरह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये केसेस कम हैं। क्या वजूहात हैं इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। कोरोना या कोविड की जो इन्फेक्शन है ये लहर के फॉर्म में आती है, जैसे समंदर की लहर आती है थोड़ी बाद चली जाती है, वापस आती है। तो इसकी मिसाल भी ऐसी है। ये तीसरी लहर अभी ख़त्म हो रही है और इसकी कई वजूहात होती हैं कि एक जगह पे जितने भी पेशेंट हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और जितने सही होने वो सही हो जाते हैं। फिर ये वायरस दूसरी जगह की तलाश में होता है जहाँ पे लोग अभी इन्फेक्ट नहीं हुए, तो वहाँ 4th लहर जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईद के बाद यूजुअली जमघटे ज़्यादा लगेंगे और रश होगा और लोग मिलेंगे, तो खुदा न खास्ता खदशा है कि फिर ये लहर की सूरत में 4th वेव की सूरत में आ सकता है। तो जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, अभी तक तो 1.5 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेशन अब तक नहीं पहुंची है। उन्होंने अभी फर्स्ट डोज ही लगाई है, काफ़ी लोगों की सेकंड डोज भी रहती है और अब तक सिर्फ 1.5 करोड़ लोग की आबादी को हमने वैक्सीनेट करवाया है। तो वैक्सीनेशन से तो अभी कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं है जिससे इन्फेक्शन रुक सकता है। ये अभी वक्ती तौर पे रुका है। जो जिस तरह मैंने बताया ये वेव की शक्ल में आती है, तो 3rd वेव नीचे जा रही है और ये फिर उठेगी। और जब अगर हम SOPs पे अमल नहीं करेंगे या बहुत बड़े पैमाने पे अगर 22 करोड़ की आबादी या 23 करोड़ की आबादी है, तो अगर हमें चाहिए कि 10-15 करोड़ आबादी तक कम से कम वैक्सीनेशन जो है उनको जल्द से जल्द लगवा लें, तब जाके हम वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट देख पाएंगे और उसकी वजह से हम फिर क्लेम करेंगे कि वैक्सीनेशन की वजह से ही इन्फेक्शन कम हो रहा है। वक्ती तौर पे अभी सिर्फ जो कमी है ये वेव जो है नीचे जाने की वजह से नंबर्स कम हैं।
और जब SOPs पे हम अमल नहीं करेंगे और खुदा न खास्ता अभी ईद के जो दिन आएंगे और लोग जो है कुर्बानी के लिए या ओवरऑल बड़े मंडी में जाएंगे, रश होगा, तो उसमें ये नंबर्स फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो SOPs का जो है दामन हमने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और जितना हद तक कोशिश करनी चाहिए कि SOPs पे अमल जारी। डॉक्टर साहब, ये जो वेव की आप बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मामला ये है कि समंदर की लहर की बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी, लेकिन सर वो हमारे इख्तियार में नहीं होती कि लहर आ रही है तो उसको रोका जाए। ये तो फिर इसका मतलब है जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये हमारे इख्तियार में है कि अगर हम SOPs पर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो ये चौथी लहर टाइप की कोई चीज़ इस तरह ख़तरनाक हो ही नहीं सकती। फिर बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अगर हम उसको रोकथाम करें, जिस तरह पानी आता है, अगर हम रास्ता उसका रोकें तो वो एक खास डिस्टेंस से आगे नहीं आएगा। बिल्कुल। लेकिन मेरा खदशा है कि अभी तक जो इंडियन वेरिएंट है, फोर्थ लहर में, जिस तरह हमें इनिशियल जो फर्स्ट वेव थी, सेकेंड वेव थी और थर्ड वेव में हमारे पास UK वेरिएंट का ज़्यादा फिनोमिना उरूज पे था और ज़्यादा UK वेरिएंट था। अब फोर्थ वेरिएंट में क्योंकि आमद हो चुकी है इंडियन वेरिएंट की, तो खुदा न खास्ता अगर इसमें ये फोर्थ वेरिएंट बड़े पैमाने पे स्प्रेड करता है तो ये ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। नंबर्स में भी कम हो लेकिन सीवियर इन्फेक्शन और बीमारी की जो शिद्दत है इसमें इजाफा होगा। तो इसलिए हमें बहुत मुहतात रहना पड़ेगा कि अगर खुदा न खास्ता ये वेव आती भी है तो इसमें ये इंडियन वेरिएंट का जो स्प्रेड का फिनोमिना है, ये हमें उसके लिए लाजमी रोकथाम के इक़दाम करने पड़ेंगे, वरना ये अगर हम SOPs पे अमल नहीं करेंगे और वैक्सीनेशन प्रोसेस जल्द से जल्द तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये आगे जाके नुकसानदेह साबित हो सकता है। स्पेशली जब हमारा खौफ ख़त्म हो गया, हमारा केयर ख़त्म हो गया और हम एहतियात करना हमने बंद कर दिया, तो ये अचानक दुश्मन जिस तरह अचानक वार करता है तो इसी तरह ये वेव वार कर सकती है और बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो मुहतात रहना चाहिए, SOPs पे अमल करना चाहिए और वैक्सीनेशन के जो प्रोसेस है उसको मजीद तेज़ी से जल्द बढ़ाना चाहिए कि बड़ी आबादी को हम वैक्सीनेट करा पाएँ। अच्छा, तो वैक्सीनेशन के जो आप बात कर रहे हैं इसमें अभी जो गवर्नमेंट ने अपना कोई फिगर दिया, वो ये कहा कि इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का अमल है जो NCOC की जानिब से ऐलान हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर 22 करोड़ की आबादी में 15 से 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करते हुए, तो अभी हमें मज़ीद 1.5 साल इसी सूरत हाल और इसी कंडीशन के साथ ही रहना पड़ेगा जिसमें SOPs भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के मामलात हैं। तो डॉक्टर साहब फिर तो ये तकरीबन 1.5 साल मज़ीद चलेगा जितना हम 1.5 साल गुजार चुके हैं। बिल्कुल, ये वबा पूरी दुनिया में जिस तरह कई जगहों पे काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर ली, वैक्सीनेशन का फिनोमिना काफ़ी हद तक आगे बढ़ा, फिर उनमें नए वेरिएंट्स आइडेंटिफाई हुए जिसकी वजह से वो प्रीवियस वैक्सीनेशन को थोड़ा सा उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करना पड़ा। तो जिस तरह बाकी दुनिया में SOPs पे लोग अमल कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा है और SOPs पे भी वो लोग अमल कर रहे हैं, तो हमें भी बिल्कुल मुहतात रहना पड़ेगा। और ये एक लंबा सफ़र है, इसमें हमें SOPs की आदत डालनी पड़ेगी। अब इसको नॉर्मल, इसको हम कहते हैं न्यू नॉर्मल, तो न्यू नॉर्मल यही है कि हमें SOPs को एक नॉर्मल इसकी आदत डालें कि SOPs पे अमल करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए अब, और अपने सारा कारोबार भी साथ चलना चाहिए, लेकिन SOPs पे अमल करते हुए चलाना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच पाएँ और खुदा न खास्ता ये आगे जाके हमारे लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दें। सही, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, CEO LFD, और तजम्मुल साहब भी ये तमाम तो डाटा जो है इनकी कंपनी दे रही होती है कि कितने लोग जो है वो कहाँ पर उनके साथ ये सिचुएशन हुई है कि वो कोविड में मुब्तला हो गए और कैसे ये जो वेव ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। और हमें याद है जब 2-3 माह पहले उन्होंने ये इसी लहर के हवाले से कहा था कि अगर हम कंट्रोल ना कर पाए तो ये तीसरी लहर ख़तरनाक हो सकती है, और फिर वो रेशो बढ़ी भी। तजम्मुल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, लेकिन इस वक्त चीज़ें डिक्लाइन की तरफ है। डॉक्टर साहब भी अभी ये फरमा रहे हैं कि ये तीसरी लहर एंड जा रही है, लेकिन चौथी लहर फिर अगर हमने एहतियात का दामन ना छोड़ा तो फिर ये मामलात दोबारा हो सकते हैं। तो अभी ये जो नीचे आई है लहर और ये कम केसेस हो रहे हैं, रेशो कम है, इसकी बुनियादी क्या वजूहात रही हैं आपके डाटा के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने अपने शो पे इनवाइट किया। देखें, ये वेव का ना एक साइकिल होता है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें स्पेसिफिकली, एक 180 डेज साइकिल है पाकिस्तान की वेव का। पहले 90 डेज में वेव ऊपर की तरफ जाती है, पीक करता है और फिर डिक्लाइन आता है आपका।
अगर अभी बात करें, वी आर इन द डिक्लाइनिंग जोन राइट नाउ, जहाँ पे एक वेव आई, पूरी उसका इम्पैक्ट आया और अब डिक्लाइनिंग है। लेकिन इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि हम इजी हो जाएं और एसओपी कंप्लायंस में फिर से कोताहियां बरतना शुरू करें। आज ही हमारी एक ब्रीफिंग हुई है जिसके अंदर हमने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं और अपने एनालिसिस के मुताबिक एंड ऑफ जुलाई स्टार्ट ऑफ अगस्त ये आपका वो पीरियड होगा जब आपकी फोर्थ वेव या रिसर्जेंस ऑफ केसेस ये आपको नजर आना शुरू होगा। उसका एक बहुत प्रिलिमिनरी सा ग्लिम्स आप अभी भी देख सकते हैं कि कुछ शहर हैं, स्पेशली आपके नॉर्थ में जहाँ टूरिस्ट अब ज्यादा जाना शुरू हो गए हैं, वहां पे आपके कोविड की रिसर्जेंस स्टार्ट हो गई है। अच्छा। तो ये ज्यादा हमें नजर आएगा एंड ऑफ जुलाई, मिड ऑफ अगस्त तक, ये हमें दोबारा केसेस ऊपर जाते हुए नजर आएंगे अगर हमने एहतियात ना बरती तो ऐसे ही। तो जमल साहब, इसका मतलब ये है कि हम फिर इसका अगर ऐसी चीजें नहीं तो फिर चौथी लहर वो भी बन सकती है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। हम पूरी दुनिया का डेटा पिछले कोई 480 दिन से मॉनिटर कर रहे हैं और हमें यही नजर आ रहा है कि जहां पे लोग थोड़ा सा ईज आउट हो जाते हैं वहां पे दोबारा रिसर्जेंस आती है। डॉक्टर साहब ने अभी बात की, बड़ी ठीक बात की, दिस इज द न्यू नॉर्मल। अब हमें अपने ड्रेस कोड के अंदर मास्क को हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब हमें वैक्सीन को एक एंट्री पास या एक प्रोटोकॉल सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसी तरह हमें ये चीज बरूए कार लानी होगी कि अब हम सोशल डिस्टेंसिंग को एक न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्म कंसिडर करें। ये अब हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। सही। तो ये तो बहरहाल बड़ा ज़रूरी है कि अब अपने जो वे ऑफ लाइफ है उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें एम्बैरस होने की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, पहले जिन लोगों को फर्स्ट डोज लगी है, डॉक्टर सईद साहब, दूसरी डोज के लिए वैक्सीनेशन नहीं थी, लोग गए और उसके बाद कहा गया 2 हफ्ते के बाद आइएगा। अब वो जो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का वो एक लिमिट था कि जी दोबारा से बूस्टर दूसरी डोज की सूरत में लगेगा, तो क्या पहली डोज के वो जो असरात हैं वो कम तो नहीं हो जाएंगे या वो बेफ़ायदा हो जाएगी कि दोबारा से उसको अपना कोर्स करना पड़ेगा 28 दिन या 21 दिन के फ़र्क से? नहीं, उसकी कोई मेजर कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पॉजिटिव फ़र्क है, नेगेटिव कोई फ़र्क नहीं है। अगर सेकंड डोज में बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है कि आप जो है 21 दिन से 2 दिन या 2 हफ्ते ज़्यादा हो गए तो उस पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे ये होता है कि जो वैक्सीनेशन का मेन पर्पज़ है वो हमारे इम्यून सेल्स की ट्रेनिंग का है। तो फर्स्ट डोज जो है कि हमारे जो वायरस है उसका शनाख्त कराई जाए सेल्स को, और दूसरे डोज से फिर मेमोरी सेल्स हमारे बनते हैं और वो दोबारा अगर दुश्मन आता है तो उसको पहचान कर सकता है। तो अभी तक जो मेमोरी इसकी लॉस नहीं होती इतनी जल्दी, तो अगर 2 हफ्ते का या 10 दिन का गैप आता भी है तो उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि बाकी दुनिया में भी ऐसे काफ़ी केसेस हुए थे कि वैक्सीन ख़त्म हो गई। जिस तरह एस्ट्राज़ेनेका थी, यूके में वैक्सीन शॉर्टेज हो गई और उसने दूसरी डोज फर्स्ट जो उनके लिए 28 दिन का था, फिर बाद में कई महीनों बाद 3 महीनों बाद भी उन्होंने लगाई। तो उससे ओवरऑल फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उनके जो वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है उसमें सस्टेनेबिलिटी आ गई कि उनके पास गैप मिल गया, गवर्नमेंट के पास भी कि वैक्सीन की मज़ीद कैप मुल्क में पहुँचाई जाए, और जो वैक्सीनेशन का इफेक्ट है वो भी पॉजिटिव रहा। तो इससे नेगेटिव कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कुछ दिन डिले भी हो गया सेकंड डोज तो उससे कोई घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई लोग जो है परेशान उससे ना हो और दूसरी डोज अपनी लगा लें, वो उसी तरह मौसर रहेगी। सही। ये बहरहाल लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, डॉक्टर साहब आपने क्लियर किया, ये बड़ा अच्छा है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं साथ मौजूद है नहीं, मज़ीद इस सूरत हाल पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आके हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। तजम्मुल साहब, एक चीज़ है कि रफ्ता रफ्ता हमने ये देखा है कि बाज़ारों के हवाले से मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको खोल दिया गया, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खोल दिए गए हैं। तो अब लहर नीचे आ रही थी, जो आप साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें खुल गई हैं। तो क्या खुदा न खास्ता दोबारा से कोई ऐसे मामलात होते हैं तो फिर ये हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ेगा? जी शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, गवर्नमेंट की एफर्ट होती है टू लोअर द कर्व, डिजीज कर्व को गवर्नमेंट ने लोअर करना, और डिजीज ग्रोथ के हमारे पास डिफरेंट एरियाज होते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई कोताही हो रही है, स्कूल्स में, डाइनिंग में, हर चीज को मॉनिटर किया जाता है साइंटिफिक बुनियादों पे, और ये देखा जाता है किस चीज का कितना इम्पैक्ट आ रहा है, उसी हिसाब से फैसले किए जाते हैं। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट की ये कोशिश नहीं होगी कि लॉकडाउन लगाया जाए जिससे उनकी इकोनॉमी तबाह हो और उनके लिए और मसले क्रिएट हो। ये लास्ट ऑप्शन होता है। तो गवर्नमेंट की पहले कोशिश होती है कि एसओपी कंप्लायंस पे हद दर्जा लोगों से कहे कि उसके ऊपर फोकस करें। अगर वहां पे कोताहियां होती हैं तो ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स ले, फिर गवर्नमेंट को ज्यादा आप कहने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं या रिएक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, जिसमें सैटरडे संडे की बात आ जाए कि वहां पे आपको थोड़ा सा बिजनेस को कर्टेल करना पड़े या बिजनेस आवर्स को कर्टेल करना पड़े या डाइनिंग पे कंट्रोल। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती हैं टू अ पॉइंट जहां गवर्नमेंट का आखिरी फैसला होता है कि अब लॉकडाउन की तरफ जाया जाए। तो गवर्नमेंट अपनी सारी कोशिशें पहले लगा लेती है, एंड पे लॉकडाउन की तरफ बात करती है। बहुत शुक्रिया तजम्मुल साहब, आपका भी डॉक्टर सईद साहब शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कोविड की सूरत हाल किस तरह से यहीं पर रुकती है, और इसकी सबसे बुनियादी वजह ये हो सकती है कि हम लोग खुद SOPs पर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल करें तो शायद बेहतरी हो सकती है। और एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि जौहर टाउन लाहौर में होने वाले धमाके के हवाले से तानोबानों को जुड़ते हुए कराची में पीटर पॉल के घर के बाहर इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम मौजूद है। वहाँ से कुछ अहम दस्तावेज़ात जो है वो बरामद हुई हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? के बाहर महमूदाबाद के इलाके में मौजूद हैं और बताया जा रहा था कि पीटर जो है वो अपने घर से फरार हो गए थे। ताहम कल रात को हसास इदारों ने यहाँ पे छापा मारा और उनके बेटे केविन को जो है वो अपने साथ हिरासत में लेकर अपने साथ ले गए। साथ ही साथ जो है वो पॉल, एक इनका कज़न था, उनका बहनोई था, उनको भी जो है वो अपने हमरा ले जा चुके हैं। जबकि हमारे साथ अली खाना उनके मौजूद हैं, पड़ोसी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो पीटर है ये कितने अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर है, और जो उसका बेटा केविन है वो यहाँ पर कितने अरसे से जो है वो रिहाइश पजीर है, किस तरह की शख्सियत थी उसकी, और साथ साथ जो पॉल जिस शख्स को उठाया गया है उसके बारे में भी तफसीलात हासिल करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये सारा मामला है क्या, रात के कितने बजे ये कार्रवाई की गई? तकरीबन 11:30 बजे के करीब एजेंसी के लोग आए थे और पीटर के घर पे छापा मारा और उसके बेटे को और लैपटॉप वगैरह और मोबाइल वगैरह लेके चले गए। फिर रात को 3 बजे उन्होंने पॉल के घर पे छापा मारा जो सामने है, और बोला कि रिश्तेदार होने की वजह से आपको उठा के लेके जा रहे हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि जो भी तफ्तीश करनी है वो करें, लेकिन कम से कम उनके अहल खाना को ये तो बताया जाए कि वो लोग कहाँ पर हैं। एजेंसियाँ अपना काम ज़रूर करें, लेकिन साथ में कम से कम ये मालूमात तो दे दें। सलमान सलीम हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सलमान, हमें सूरत हाल से आगाह करने के लिए। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।